विद्यार्थियों, सभी का स्वागत। एक बार फिर से मैं नए अध्याय के साथ हाजिर हूँ। मैं किशन कुलकर्णी आज के इस नए अध्याय में यानी कि हिंदी वर्णमाला का परिचय, इस अध्याय में सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में बुनियादी जानकारी यानी कि बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कुल 49 अक्षर होते हैं। यानी कि अक्षर यानी कि किसी भी वर्णमाला का जो मूल होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में वर्ड कहा जाता है, वैसे ही हमारे पास अक्षर होते हैं। इन अक्षरों को प्रमुखतः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है संयुक्त अक्षर। आगे बढ़ते हुए स्वर जो है वो 13 होते हैं हमारे पास। हिंदी में स्वर 13 होते हैं। फिर उनको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है अनुनासिक और चौथा है विसर्ग। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ए, ओ ये 6 स्वर आते हैं। उसी के साथ साथ दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ऐ और औ ऐसे 5 दीर्घ स्वर आते हैं और क्रमशः एक अनुनासिक अम आता है। उसके बाद विसर्ग 1 आता है जो कि अहा कहलाता है। ये हो गया स्वर। यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के 49 अक्षरों में जो सबसे पहला भाग है उसे स्वर कहते हैं, जो कि 13 अक्षर होते हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा भाग है व्यंजन। व्यंजन 33 होते हैं। फिर इसमें 2 प्रकार आते हैं, एक है वर्गीय व्यंजन और दूसरा है अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। अब इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक बात है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क, च, ट, त, प ऐसे 5 लाइन में यहाँ पर मैंने लिखा है। और हर एक लाइन के अगर दाएं तरफ देखेंगे तो फिर 5 अक्षर है। यानी कि ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है। इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। 5 के वर्ग में 5 वर्ग होते हैं। इसीलिए इनको, जैसे कि आप गणित में वर्ग संख्या लिखते हैं, उसी प्रकार हर एक वर्ग में अक्षर सेम होते हैं और वर्गों की संख्या भी उतनी है। यानी कि इसको हम क वर्ग कहते हैं, उसके बाद दूसरे को च वर्ग कहते हैं, तीसरे को ट वर्ग कहते हैं, चौथे को त वर्ग कहते हैं और 5वें को प वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, न आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न आते हैं। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ऐसे कुल मिलाकर 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। और अवर्गीय व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन ऐसे 2 भाग होते हैं। अवर्गीय व्यंजन में 8 व्यंजन होते हैं। वो क्रमशः य, र, ल, व, श, स, ह ऐसे 8 अवर्गीय व्यंजन होते हैं। और अंतिमतः 3 संयुक्त अक्षर होते हैं, यानी कि 2 अक्षरों को मिलाकर यहाँ पर एक अक्षर बनता है। वो क्रमशः क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष जो होता है क और श से मिलकर बनता है। त्र जो होता है त और र से बनकर मिलता है। और ज्ञ जो होता है ज और य से मिलकर बनता है। ये हो गए अक्षर। अब अक्षरों के बाद अगला भाग आता है शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। यानी कि कम से कम एक शब्द में 2 अक्षर होने ज़रूरी है। वर्ण यानी कि अक्षर, तो कम से कम 2 अक्षर होने ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। देखिए आम, यहाँ पर आ एक वर्ण है, म एक वर्ण है, दोनों को मिलाकर आम हो गया। आम एक फल का नाम है। उसके बाद यहाँ पर 3 अक्षरों का एक शब्द है। देखिए चरण, च, र और न को मिलाकर चरण होता है। उसी प्रकार अमर है, अ, म और र ऐसे 3 वर्णों को मिलाकर यहाँ पर अमर शब्द बनता है। आगे बढ़ते हुए इस शब्द के भी कुछ भेद होते हैं। अब शब्द के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, शब्द के भेद अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से कई भेद होते हैं।
सिर्फ हमें अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से ही हमको देखना है। अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार बनते हैं, एक है सार्थक शब्द, एक है निरर्थक शब्द। अब आपको इसी में ही मालूम हो जाएगा कि सार्थक यानी कि जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो, निरर्थक यानी कि जो शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। अब कुछ आप बातें करते हैं, कुछ शब्द निकल जाता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस, तो उनको निरर्थक कहा जाता है। इन निरर्थक शब्दों की पाठ्य पुस्तक में कुछ भी जगह नहीं होती। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए आगे, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि एक शब्द है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अब आपने यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर दिया गया है, देखिए कमल। कमल एक शब्द है, 3 अक्षरों का शब्द है, इसका अर्थ निकलता है। कमल यानी कि कमल का फूल होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है। वैसे ही खटमल, खटमल ये भी एक प्राणी का नाम है, जीव का नाम है। रोटी, हम रोज़ रोटी खाते हैं। सेव, ये सभी सार्थक शब्द हैं, यानी कि इसका अर्थ निकलता है। ये शब्द जैसे ही हम उच्चार करते हैं वैसे ही हमको वह वस्तु हमारे सामने दिखाई देती है, तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब जैसे निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक कहते हैं। यानी कि अब आप कुछ आपके मुंह से निकल जाता है लेकिन उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, देखिए राटी, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। बीटा, इसका भी कुछ अर्थ नहीं है। ची, वाना, ओती, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जिसका कि कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। ऐसे सारे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। ये हो गया अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भाग। तो हम सिर्फ सार्थक शब्दों के बारे में ही पढ़ते हैं, निरर्थक शब्दों के बारे में कभी हम अध्ययन नहीं करते, स्टडी नहीं करते। हमारे सिलेबस में भी सिर्फ सारे सार्थक शब्द ही आते हैं। और ये सार्थक शब्द अलग अलग जगह पर प्रयोग होते हैं, यानी कि इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब ये विकारी और अविकारी क्या है? विकारी यानी कि कुछ मूल रूप में चेंज होना। अब क्या होता है मालूम है, आप रोड के ऊपर जाते रहते हैं, अचानक आपको खड्डा दिखाई नहीं देता, उसमें पैर फिसल कर आप गिर जाते हैं और आपके मुंह का नकाशा पूरा चेंज हो जाता है। इसका अर्थ आपके मुंह के ऊपर विकार आ गया। तो विकार यानी कि बदलाव। और अविकारी यानी कि आप खड्डे में गिर गए लेकिन फिर भी आपको कुछ भी नहीं हुआ, अचानक उठ गए, तो अविकार हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, हम विस्तृत रूप से उसकी जानकारी लेंगे। तो विकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों में समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से बदलाव होते हैं उनको विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि जिन शब्दों के रूप में यानी कि उसके स्ट्रक्चर में लिंग, वचन और कारक, यानी कि लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से, यानी कि पुल्लिंग में वो शब्द अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में अलग होते हैं, एक वचन में अलग होते हैं, बहुवचन में अलग होते हैं। तो परिवर्तन आता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। सीधी भाषा में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विकार यानी कि परिवर्तन। जो शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिंग के रूप में लिया है। अब लिंग देखिए, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। यहाँ पर लड़का आया तो पढ़ता आया, लड़की आई तो पढ़ती आई, यानी कि पढ़ता और पढ़ती ये विकारी शब्द हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर फिर वचन के हिसाब से लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ती आया था, यहाँ पर पढ़ते आया। यहाँ पर देखिए, लड़का पढ़ता है और लड़के को पढ़ने दो, तो यहाँ पर ते आया था, यहाँ पर ने आया। यहाँ पर कारक को कारक आया है। कारक के बारे में हम अगले पाठ में विस्तृत रूप से जानकारी लेने के बाद आपको ये कारक कौन सा है मालूम हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ ये कारक है, को जो है ये कारक है। पढ़ने दो, यहाँ पर पढ़ते के बाद पढ़ने आ गया, यानी कि यहाँ पर शब्द में देखिए पढ़ती, पढ़ते, पढ़ने ऐसे बदलाव आ रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर लड़की है, यानी कि यहाँ पर पुल्लिंग है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। यहाँ पर ज़्यादा लड़के हैं, यहाँ पर एक लड़का है।
तो इस प्रकार से लिंग और वचन के रूप से यहाँ पर बदलाव होते हैं और इसके 4 प्रकार होते हैं विकारी शब्दों के। सबसे पहला है संज्ञा, जिसको कि इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। दूसरा है सर्वनाम, जिसको कि इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। तीसरा है विशेषण, जिसको कि इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। और चौथा है क्रिया, जिसको कि इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। ये चारों जो प्रकार होते हैं ये याद रखिए लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से बदलते जाते हैं। यानी कि लड़का पुल्लिंग हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई, जो कि संज्ञा में नाउन में आता है। उसी प्रकार सर्वनाम, अगर लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम पढ़ती है ऐसा जाती है, आती है ऐसी क्रिया लगाते हैं। लड़का आता है तो आता है, जाता है ऐसी क्रिया लगाते हैं। उसी प्रकार सर्वनाम भी लड़कियों के लिए अलग लगते हैं, लिंग के हिसाब से अलग हो जाते हैं, वचन के हिसाब से अलग हो जाते हैं। विशेषण भी उसी प्रकार से बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम दूसरा प्रकार अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कितना भी मारो किसी एक वस्तु को, हम समझ लीजिए दीवार को हाथ से मार रहे हैं तो दीवार में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे हाथ में फ़र्क हो जाएगा, हमारा हाथ में से खून निकलते जाएगा। तो हाथ विकारी शब्द हो गया और दीवार अविकारी, यानी कि उसमें कुछ बदलाव नहीं आया। तो अविकारी शब्द यानी कि जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में अ प्लस विकारी यानी कि जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द लिंग, वचन आदि में किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी कारक में कुछ भी बदल नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के रूप में परंतु, वो स्त्रीलिंग में भी परंतु होता है, पुल्लिंग में भी परंतु होता है, एक वचन में भी परंतु होता है, बहुवचन में भी परंतु ही होता है। तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक, ये सारे शब्द जो होते हैं ये लिंग और वचन की दृष्टि से कुछ बदलते नहीं हैं। अब इसके भी 4 प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन और विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। ये सारे क्रिया विशेषण कभी भी लिंग की दृष्टि से बदलते नहीं, संबंध बोधक भी नहीं बदलते, समुच्चय बोधक भी नहीं बदलते और विस्मयादि बोधक भी नहीं बदलते। तो अंतिमतः अगर हम देखेंगे तो हम एक कंक्लूजन के ऊपर यानी कि एक विचार के ऊपर, निर्णय के ऊपर आते हैं कि शब्द के जो है प्रमुखतः 8 प्रकार होते हैं, जो कि हम 6ठी कक्षा से लेकर पढ़ते आते हैं और 9वीं कक्षा में भी हम पढ़ते हैं। प्रमुखतः 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये 4 अविकारी यानी कि टोटल में 8 शब्द के प्रमुख भेद या प्रकार हम जिसे कहते हैं वो है संज्ञा यानी कि नाउन, नाउन यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी कि संज्ञा की जगह पर यूज होने वाला शब्द, यानी कि हम बार बार किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, उसकी जगह पर हम कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया, क्रिया यानी कि काम, उस वाक्य में, किसी भी वाक्य में क्या काम हो रहा है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, देखने वाले सुन रहे हैं, देख रहे, देखने की क्रिया है, सुनने की क्रिया है, मेरी बात करने की क्रिया है, उसे कहते हैं क्रिया यानी कि वर्ब। ये हो गए विकारी शब्द, यानी कि ये लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से बदलते रहते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, ये क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देता है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होते, यानी कि क्रिया कब हो रही है, कौन से समय में हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। संबंध बोधक यानी कि 2 शब्दों के बीच में वो संबंध का बोध करता है। समुच्चय बोधक यानी कि 2 वाक्यों के बीच में संबंध सूचित करता है। और विस्मय आदि बोधक यानी कि हमारे जो हाव भाव होते हैं, मुंह के हाव भाव होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो आज के इस पाठ में हमने अगर एक बार रिकॉल करेंगे तो सबसे पहले हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा की, हिंदी वर्णमाला का परिचय,
सबसे पहले हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में 49 अक्षर होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा जाता है। याद रखने वाली बात है स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षर। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और संयुक्ताक्षर 3 होते हैं। सभी मिलाकर 49 अक्षर होते हैं, ये बात याद रखिए। और स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर इन सारे अक्षरों को एक के साथ एक जोड़कर, यानी कि 2, 3, 4 ऐसे अक्षरों को, सार्थक अक्षरों को जोड़कर शब्द बनते हैं। और शब्द के प्रमुखतः 8 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द है। और क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक ये अविकारी शब्द है। तो इतना याद रखिए, अक्षरों से शब्द बनते हैं और शब्द के प्रमुखतः 8 प्रकार है। अर्थ की दृष्टि से 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्दों के फिर 2 प्रकार होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये दोनों मिलाकर 8 होते हैं। 4 विकारी शब्द है और 4 अविकारी शब्द है। फिर से मैं कहूँगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक ये अविकारी है। तो यहीं पर हमारा हिंदी वर्णमाला का परिचय और शब्द के भेद यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।